हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर इन द एटमॉस्फियर। मीन्स वायुमंडल में जल की मात्रा कितनी है और कैसे है, बादलों का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। जो वाटर साइकिल है, चूँकि वायुमंडल में जल की मात्रा है तो इसके लिए हमको वाटर साइकिल की तरफ थोड़ा सा अपना मूवमेंट करना पड़ेगा। जो जल है वो पृथ्वी के 2/3 भाग पर है। अब इसमें जैसे ओशियंस हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, ये जल के स्रोत हैं, तालाब हैं, इनमें वाटर उपस्थित है। यह सूर्य की गर्मी यानी कि सोलर रेडिएशन, जो इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, तो सोलर रेडिएशन के कारण या जो सूर्य से जो विकिरण ऊष्मा प्राप्त होती है, हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे वाटर जो है इवेपोरेट होकर के जलवाष्प बन करके ये वायुमंडल में जाता है। और वायुमंडल में जाने के बाद जो है ये बादलों के रूप में संघनित होता है। इसको संघनन की क्रिया या कंडेंसेशन की क्रिया कहते हैं। और जब इसमें ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि आर्द्रता, यानी कि वायुमंडल में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि हमारे वायुमंडल के अंदर जितनी जलवाष्प ग्रहण करने की कैपेसिटी है, क्षमता है, वो उतना ही जलवाष्प उसको एब्जॉर्ब करता है वो वायुमंडल। और जब ये जलवाष्प की मात्रा और यानी कि जलवाष्प यानी है ना, और जो उसका टेम्परेचर है जो वायुमंडल में जो है, दोनों जब सेम हो जाता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं इसको, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता। यानी कि वायुमंडल के तापमान के सापेक्ष अगर उतनी आर्द्रता उसके अंदर आ गई तो 100% हो जाती है दोनों मिला करके, जिसके कारण जो है बारिश हो जाती है। तो पुनः जो है वो रेनफॉल के माध्यम से पानी जो है फिर धरातल पे आ जाता है। तो एक साइकिल चलती है, जैसा आपके चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ से वाटर से जो है ये उठ करके इवेपोरेट होके बादल बनता है, और बादल जो है वो बारिश होकर के बारिश के माध्यम से पुनः पानी जो है ज़मीन पे आ जाता है ना। कुछ धरातल के अंदर चला जाता है, कुछ पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ वायुमंडल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से जो है ये साइकिल चलती रहती है वायुमंडल में हमारे। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं एटमॉस्फियर के अंदर, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा जो वाटर साइकिल है वो किस तरह से चल रहा है ना। पानी आता है, रन ऑफ होकर के फिर वो नालों और नदियों के माध्यम से समुद्र में जाता है। समुद्र से संवहन तरंगों द्वारा जो है वो ऊपर वायुमंडल में जाता है, वहाँ कंडेंसेशन की क्रिया होती है, फिर प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश होती है। तो इसी प्रक्रिया को जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जैसा आपकी किताब में दे रखा है ना, कि हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। यानी कि हवा में या वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी कि आर्द्रता 2 प्रकार की होती है, सापेक्षिक आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता, यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव शब्द से क्या हमको महसूस हो रहा है कि ये किसी के सापेक्ष है ना, वो हम आगे देखेंगे अभी। और निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब क्या है कि ये एब्सोल्यूट है, जितनी मात्रा वास्तव में वायुमंडल के अंदर मौजूद है उसको हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यह हवा के जो निरपेक्ष आर्द्रता होती है वो हवा के प्रति इकाई आयतन वॉल्यूम में जलवाष्प का वजन है। प्रति इकाई जो वॉल्यूम है उसमें जो है जलवाष्प का जो वजन है उसको हम बोलते हैं आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता।
ऐसे ही जो है वो सापेक्ष आर्द्रता होती है, जो तापमान के सापेक्ष होती है। यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि तापमान जो है अलग अलग विभिन्न स्थानों पर है। यानी इक्वेटर लाइन से लेकर के अगर हम पोल तक जाएं तो तापमान में वेरिएशन मिलेगा। अब जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है ये क्या होती है कि दिए गए तापमान पर, माने तापमान अगर दिया मान लो कि 34 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यानी कि हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। जैसे सिंपल रूप में हमारे अंदर 3 रोटी खाने की क्षमता है कि हम 3 रोटी खा सकते हैं, और अगर हमने जितनी हमारी खाने की कैपेसिटी है उतनी अगर हमको भोजन मिल जाता है तो हम संतृप्त हो जाते हैं, और उससे ज़्यादा अगर मिल गया तो खाद अगर खा लिए ज़बरदस्ती तो फिर वोमिटिंग हो जाती है या डाइजेशन खराब हो जाएगा हमारा। वही कंडीशन इसमें भी होती है, वायुमंडल के अंदर भी। अगर जितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर अधिक हो गई 100% से तो बारिश हो जाती है। यानी कि हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है ना। यानी कि एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरित हवा को संतृप्त हवा कहते हैं। यानी कि एक निश्चित तापमान दिया है और उतना ही आर्द्रता आ जाती है जितना तापमान हमने बढ़ाया। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। यानी कि अगर उससे अधिक जलवाष्प की मात्रा उसमें अगर आ गई तो क्या होगा, वो पानी बन करके नीचे गिर जाएगा, है ना। अब दूसरी चीज वाष्पीकरण और संघनन क्या होता है। तो वाष्पीकरण बहुत सिंपल है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण होती है, जिसको ये घटती बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण वह क्रिया होती है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीयस अवस्था में परिवर्तित होता है ना। वो टेम्परेचर होता है जिसमें जो जल जो है वो गैसीयस अवस्था में बदल जाता है। और वाष्पीकरण का मुख्य कारण तापमान है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। जो हमारी जलवाष्प होती है उसमें वास्तव में लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट का मतलब गुप्त उष्मा होती है। कभी कभी जो है ये बारिश होने के बाद गर्मी शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि रिलीज तो हो गई जलवाष्प, है ना, लेकिन उसमें जो लेटेंट हीट थी वो अभी भी बनी हुई है, गुप्त उष्मा। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। कंडेंसेशन क्या होता है? संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प जल के रूप में बदल जाता है। उष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तथा उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं। अगर वो ठोस रूप में परिवर्तित हो गई गैस तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सप्लिमेशन की क्रिया कहते हैं इसको।
और वो जलवाष्प जो है सीधा पानी में न बदल करके ठोस रूप में बदल जाती है, जिसको हम बर्फबारी कहते हैं। सीधा सीधा हिसाब है इसका, किताब में आप पढ़ते रहिएगा। हैं, अब एक चीज़ और है कि संघनन कब होता है। जो कंडेंसेशन की क्रिया है एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल के अंदर, वो कब कब होती है। वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान ओसांक तक गिर जाए। ओसांक का मतलब जलवाष्प की जो बूंदें हैं वो ओस के रूप में नीचे गिरने लगे। वायुमंडल का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए। वायुमंडल का वॉल्यूम, आयतन, उसका विस्तार, जो इतना हमको वायुमंडल दिया गया है, तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए तो भी कंडेंसेशन हो जाएगा। या देखो सीधा सीधा हिसाब है, या तापमान अधिक हो जाए तो जलवाष्प और अधिक चाहिए। अगर तापमान कम हो रहा है तो अगर जलवाष्प कम भी है तो भी कंडेंसेशन होगा। तीसरा, वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाए। फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। अगर तापमान कम हो जाता है तो संघनन बड़ी तेजी के साथ होता है। इसलिए आप देखे होंगे बारिश से पहले थोड़ी सी हल्की सी हवा चलती है और उसके बाद तापमान ऑटोमेटिक क्या होता है, कम हो जाता है। ओस, अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर हम ध्यान देंगे आज। ओस क्या होता है ना। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर, है ना, हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों पर ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाता है, तब हम उसे ओस के नाम से जानते हैं। है जलवाष्प ही वो, और कुछ नहीं है, जो वायुमंडल में उपस्थित है, जिसको हम आर्द्रता बोल रहे हैं। वो जब छोटी छोटी बूंदों के रूप में नीचे गिरती है, हल्की हल्की, और घासों पे, पत्थरों पे पड़ जाती हैं, तो हम सुबह उठते हैं ना ठंडियों के मौसम में, तो कहते हैं ओस पड़ने लगी अब। यानी कि ये महीना कौन सा होगा जब ओस पड़ने लगेगी? सितंबर और अक्टूबर के महीने में, जब सुबह उठेंगे तो। और जैसे ही दिसंबर का महीना आ जाता है तो करेंगे तुषार आ गया, तुषार, पाला पड़ रहा है, पाला मतलब ना, पाला पड़ रहा है, आलू की फसल बर्बाद हो रही है हमारी, वो ज़्यादा ठंडा होता है। यानी तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु के नीचे चला जाए, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाने पर होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसको कि ओसांक जमाव बिंदु पर या उसके नीचे जाता है, तब उसको जो है छोटी छोटी बर्फ के रूप में, छोटे छोटे बर्फ के कण के रूप में तुषार या पाला इसको कहते हैं। और ये पाला बहुत खतरनाक होता है, जान ले लेता है ये, है ना। इसी से संबंधित है कुहरा। आजकल हम बोलते हैं ना कुहरा या कुहासा। आजकल कुहरा बहुत पड़ रहा है, ठंडी का मौसम है दिसंबर का, तो बनेगा। अब जिस दिन देखो दिन में अगर थोड़ी धूप हो गई ना हल्की सी, उसके अगले दिन कोहरा बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा। कारण उसका क्या है कि धूप से जो है वाष्प बन के जलवाष्प वायुमंडल में लटकी हुई है। जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु संगत अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। वायुमंडल में जो धूल आदि के कण होते हैं, जो पोल्यूशन होता है, जिन सिटी में, शहर में पोल्यूशन ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ कोहरा बहुत घना होता है। और नहीं अगर नदी उदी का एरिया है कोई, वहाँ भी बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए कोहरा एक बादल है, क्या है, क्लाउड है वो, जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत ही नज़दीक होता है
कोहरा तथा कुहासा के कारण जो जो वो है देखने की जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। और जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तो हमें इतनी कम हो जाती है कि सामने आते हुए कोई गाड़ी वगैरह हमें दिखाई नहीं देती है, इतना ज़्यादा विजिबिलिटी उसकी कम हो जाती है ना। दृश्यता शून्य हो जाती है कभी कभी। नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा भी अधिक हो जाती है। कहते हैं हाइड्रो न्यूक्लियर बना लेते हैं। ये जितने कण होते हैं ना, धूल आदि के जो कण होते हैं, खासकर फैक्ट्रियों से निकले हुए कोयले के कण होते हैं, है ना, इससे जो है स्मॉग बनता है एक प्रकार का। हर पार्टिकल्स के पास ओस जो है, कोहरा जो है, वो एक हाइड्रो न्यूक्लियर बना लेता है। ये बहुत खतरनाक होता है, डेंजर होता है। ये कभी कभी जो है इतना नीचे आ जाता है कि हमारे नाक के पास भी आ जाता है और अंदर जा कर के वो हमको हानि पहुंचाता है कोहरे में। जहाँ पर गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं वहाँ भी कोहरा बहुत ज़्यादा होता है ना। बादलों का भी निर्माण हो जाता है, इसको धुंध या कोहरा कहते हैं। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बादल के बारे में पढ़ेंगे, क्लाउड्स। ओके, थैंक यू।